वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेजर में लेक्चर सोशियोलॉजी आए बट आज हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी कहाँ से इमर्ज हुई और कौन कौन सी कंडीशंस बनी जिसकी बेस पे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस कवर करूं, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप में फिर आता है कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दैट टुक प्लेस फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। कॉमर्स ट्रेड ट्रेड बढ़ने लगा, 15th सेंचुरी के बाद ट्रेड का गठन हो गया। जो हमने मिडिल क्लास मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में बात की थी, मर्चेंट क्लास की, वो इस कॉमर्शियल रेवोल्यूशन में वो मिडिल क्लास एक्सपेंड हो गया और इतने लार्ज स्केल पे एक्सपेंड हो गया कि इसको रेवोल्यूशन का नाम दिया जाने लगा। सिग्नल a shift from subsistence and stagnant economy of the medieval Europe to a more dynamic and worldwide economy। जो इकोनॉमी स्टेगनेंट मानी जाती थी मेडिवल यूरोप की, जहां पर कोई ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी जो है वाइब्रेंट हो गई, डायनेमिक हो गई और वर्ल्ड वाइड इसका चर्चा होने लगा। एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्शियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। इसमें पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना चाहा और अपनी पॉलिटिकल पावर डेवलप करनी चाहे। इस बेस पे इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। मींस सबसे पहला मीडियम जो था वो ट्रेड ही था, जिसके जरिए इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी चाहिए, अपनी कॉलोनीज बनाई, कॉलोनाइजेशन बनाया। इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड। जिस रिजल्ट से क्या हो गया, इटालियन मोनोपोली, क्यों ऐसा क्यों हुआ? द रिजल्ट ऑफ द इटालियन मोनोपोली वाज दैट, क्योंकि इटली इतनी ज्यादा एडवांस हो गई थी उस टाइम में, क्योंकि सारा ट्रेड जो करना था ईस्टर्न कंट्रीज के साथ इटली को क्रॉस करके करना था। इटली की सिटीज की मोनोपोली थी, क्योंकि इस बेस पे क्या हो गया, गुड्स के प्राइजेस और स्पाइसेस के प्राइजेस बड़े महंगे हो गए, क्योंकि इटली पे आते थे, इटली आगे उनको महंगे प्राइजेस में बेचती थी। उसके बाद हुआ ऐसा, इटली की प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, इटली अमीर होने लगी और जिससे दूसरी कंट्रियों को जलन हो गई। जब दूसरी कंट्रियों को जलन होगी, उसी दौरान में जब ओटोमान एम्पायर ने इस्तांबुल पे कब्जा कर लिया, तो उसने क्या कर लिया, 1453 ईस्वी में उसने क्या कर लिया, उसने कट ऑफ ट्रेड किया एशिया माइनर के थ्रू। एशिया माइनर जिसको आज हम अनातोलिया कहते हैं। अनातोलिया जो जगह है जो सी के साथ कनेक्टेड है, मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टेड है, ब्लैक सी वगैरह, तो उस अनातोलिया के थ्रू, जिसको एशिया माइनर भी कहा जाता है इंग्लिश में, उस माइनर के थ्रू ऑटोमान एम्पायर ने ट्रेड कट ऑफ कर दिया कि हम कोई ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं करेंगे। तो फिर चैलेंज हो गई शुरू। चैलेंज क्या हो गई, इस स्पाइसेस, यूरोपियंस वर टू कंटिन्यू टू हैव स्पाइसेस। यूरोपियन कंट्रीज को आर्टिकल्स तो चाहिए थे ना, स्पाइसेस यहीं से मिलते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, दीज प्रोडक्ट्स हैव टू बी ब्रॉट बाय डिफरेंट रूट्स। अब डिफरेंट रूट से ये लाना था, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो इस्तांबुल से ही होके जाता था एशियन कंट्रीज में। अब इन्होंने सोचा कि हम जनाब अब सी रूट के थ्रू डिस्कवर करेंगे। अब हम सी रूट डिस्कवर करेंगे। सी रूट डिस्कवर करना बड़ा चैलेंजिंग था सेलर्स के लिए, और इससे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया लैंड रूट से सी रूट की तरफ शुरू हो गया। इसमें क्या कर लिया, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे पुर्तगाल है, जैसे हॉलैंड है, जैसे स्पेन एंड पुर्तगाल है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा खर्चना शुरू कर दिया इन सेलर्स के ऊपर। सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप सी रूट तलाश करें एशियन कंट्रीज के लिए। तो इसमें निकल के आए 3 बड़े दिग्गज। वो निकल के आए क्रिस्टोफर कोलंबस, वो निकल के आया वास्को डी गामा, वो निकल के आया मैजेलन। इन्होंने पूरी दुनिया का ही नक्शा पलट दिया। उन्होंने हर कंटिनेंट के लिए रूट, सी रूट ढूंढना शुरू कर दिया और मिल गया, जिससे इन्होंने आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड ही चेंज कर लिया। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज ट्रेड किया और कॉलोनाइजेशन को भी आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन दिया इन कंट्रीज को। इसीलिए इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने, जैसे Portugal and Spain were among the first countries which financed these exploration and discoveries. Britain, France, Holland also followed Spain and Portugal. ये 4-5 कंट्रियां हैं, इन्होंने पैसा बड़ा खर्चा इसके ऊपर, और इस तरह से एशिया, अफ्रीका, मलाका, स्पाइस आइलैंड, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका डिस्कवर्ड हो गया। जब ये डिस्कवर्ड हो गया, इससे क्या हो गया, मोनोपोली ऑफ द इटालियन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। इटालियन सिटीज की मोनोपोली हो गई। यूरोपियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसे स्पाइस एंड टेक्सटाइल नॉर्थ अमेरिका से आने लगा, कोको एंड चॉकलेट एंड क्विनिन फार्म साउथ अमेरिका, आइवरी एंड एबो ऑल
ह्यूमन स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से ह्यूमन स्लेव्स आए और आइवरी वगैरह आने लगी, तो इससे यूरोपियन मार्केट जो है फ्लडेड हो गई। ये कंडीशन बन गई। इस तरह से ये 4 कंट्रियां 5 कंट्रियां बड़ी पावरफुल हो गई, इन्होंने कॉलोनीज भी अपनी बनाना शुरू कर दी। इस बेस पे आ गया फिर नेक्स्ट साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या डिस्कस करेंगे हम? साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक रेनेसां पीरियड आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये मान के चले साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है रेनेसां का आउटकम है। अगर हम आउटकम देखें तो आउटकम रेनेसां का आउटकम क्या है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन एग्जैक्टली है। इसको हम डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं। वी कांट डिस्कस साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन सेपरेशन विद द रेनेसां। साइंटिफिक रेवोल्यूशन मार्क्ड एन एरा ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिसिज्म इन साइंस। अब यहाँ पर साइंस की बात खुली होने लगी, साइंस की क्रिटिसिज्म्स की बात होने लगी और साइंस की नए आइडियाज की बात होने लगी। न्यू साइंटिफिक आइडियाज इन्फ्लुएंस स्कॉलर थिंक अबाउट द सोसाइटी इन डिफरेंट वे। The emergence of sociology in European owes the great deal with the ideas and discoveries of these attributed by science. तो सोशियोलॉजी की डिस्कवरी ही यहाँ से होती है। साइंटिफिक जो अप्रोच सोशियोलॉजी आज इस्तेमाल करती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया? मेडिवल सोसाइटी का फ्यूडल सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया। क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी में क्या था? टोटली नॉलेज क्या था? रिलीजियस नॉलेज था, और रिलीजन और चर्च ही सब कुछ था। नथिंग कुड चैलेंज द डॉगमास ऑफ द चर्च, और चर्च के अगेंस्ट कोई भी जा नहीं सकता था। अगर चर्च के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था तो सारा नॉलेज जो था वो लार्जली वाज रिलीजियस इन नेचर। बस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस वाज रिस्ट्रिक्टेड मैनली टू इंप्रूव इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब जो साइंस का नॉलेज माना जाता था सिर्फ इसलिए माना जाता था इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम को चैलेंज करे इसलिए साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। साइंटिफिक नॉलेज उस टाइम में इसलिए था इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस। लेकिन जब रेनेसां के थिंकर आए, रेनेसां के थिंकर ने इस ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, या ब्लाइंडली इस अथॉरिटी को फॉलो करते हो, ये हम नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या कहा? नॉलेज कुड बी गेन्ड बाय गोइंग आउट एंड स्टडीइंग मेंटली एंड मैनुअली द बुक ऑफ नेचर, नॉट बाय स्पेकुलेशन। हमें स्पेकुलेशन से नेचर को नहीं समझना है, बल्कि हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे समझना है। इस लाइन का यही मतलब है। तो अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी अचीवमेंट किसमें हुई? सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी का वजूद आया। ईयर 1543 मार्क्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज विद द पब्लिकेशन ऑफ कोपरनिकस 6 बुक्स कंसर्निंग द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स, जो उसने 1543 में लिखी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, कोपरनिकस है जिसने सबसे पहले किताब लिखी और जिसने बात की हीलियोसेंट्रिक आइडिया की बात की। जियोसेंट्रिक जो था उस थ्योरी को नकारा। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अगेंस्ट उसने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी प्लॉटमी एंड दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अर्थ है, अर्थ के आसपास जितने प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। लेकिन कोपरनिकस आया, कहता है कि नहीं, आपकी थ्योरी गलत है। सन इज द स्टेशनरी एंड ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये दे दी कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस को लेकिन हिम्मत नहीं आई कि अपने दौरे हयात में उसने वो किताब पब्लिश करता। अपने दौर में उसने पब्लिश वो किताब नहीं की, लेकिन ये किताब भी पब्लिश 1543 में, जब उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद जो दूसरा थिंकर आया, यहां पर मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जो दूसरा थिंकर आया ब्रूनो ने भी सेम आइडियाज दिए, लेकिन ब्रूनो को जो है जेल डाल दिया गया। आपने ऐसी बात क्यों की चर्च के अगेंस्ट? ये तो चर्च का डॉक्ट्रिन है, अर्थ सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स इर्द गिर्द घूमते हैं। आपने ऐसी बात इसको क्यों सपोर्ट की? आप साइंस को क्यों सपोर्ट करते हैं? इन आइडियाज को जो चर्च मानती है वो अल्टीमेट है। इसको क्या किया? इसको जेल में डाल दिया गया। इसके अगेंस्ट जो है केस चला। अब माना जाता था जो भी चर्च के अगेंस्ट बात करता था उसको कहते हैं हेरेसी टर्म यूज करते हैं, मतलब जो रिलीजियस डॉगमास के अगेंस्ट बात करता है उसको हेरेसी कहते हैं चर्च इसमें, क्रिश्चियन लैंग्वेज में। तो जब इसको जेल डाल दिया गया, इसके खिलाफ मुकदमा बना, तब कोर्ट जो होता था वो चर्च का ही कोर्ट होता था। इस कोर्ट को कहते थे इंक्विजिशन।
उस कोर्ट को इंक्विजिशन के नाम से कहते थे। उस कोर्ट ने इसको गिल्टी ठहराया इन केस ऑफ हेरेसी। हेरेसी की केस में इसको गिल्टी ठहराया। इसको कहा या तो आप माफी मांग लो, एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। इसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब ब्रूनो ने माफी नहीं मांगी तो ब्रूनो को क्या किया गया, रोम के चौराहे पे उसको जिंदा जला दिया गया। जो रोम का चौराहा था सिटी स्क्वायर के पास उसको जिंदा जला दिया गया। आप खुद ही समझ सकते थे मेडिवल यूरोप में उस टाइम में चर्च के अगेंस्ट बात करना कितना डिफिकल्ट था। उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने बात की। उसमें टाइको बेल है, उसमें जॉन केपलर है, गैलीलियो गैलीली है जिसने टेलीस्कोप की बात की, इसैक न्यूटन है इंडिया में उसी टाइम के हैं, वाराहिमिहिरा आर्यभट्ट 5th and 6th सेंचुरी के। वाराहिमिहिरा ने जो ये दोनों जो हैं गुप्ता पीरियड के, इसलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री माना जाता था, एंशिएंट हिस्ट्री का, क्योंकि इन्होंने बात की। जो वाराहिमिहिरा में उसने एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, बाकी चीजों की बात की। आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया। इस बेस पे साइंस का वजूद हुआ। जब इन सारे थिंकर्स ने बात की, साइंस की, तो आहिस्ता आहिस्ता जो चर्च का डॉगमा था वो खत्म हो गया, चर्च की मोनोपोली हो जाती है। फ्रांसिस बेकन उसको बड़े अच्छे अंदाज से अपनी डेफिनेशन में डिफाइन करता है। Renaissance scientists not only increase man's knowledge but also establish a method of study for which Francis Bacon said. Francis Bacon said, क्या करते हैं फ्रांसिस बेकन? He who seeks knowledge should first look at the things that happen around him. जो नॉलेज गेन करना चाहता है, अपने आसपास चीजें देखो क्या हो रही हैं, और फिर ये देखो कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। जब आप ये कर पाएंगे, जब आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आप एक बिलीव बनाएंगे, आप एक थ्योरी बनाएंगे, फिर उस थ्योरी को आप साइंटिफिकली टेस्ट करिए। इसका मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की बात फ्रांसिस बेकन ने खूबसूरत अल्फाजों में बयान की। अब हम फिर एक नया मोमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज एनलाइटनमेंट। लिखने की बात शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और नेक्स्ट पार्ट वीडियो को जरूर देखिए। तब तक आप इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी नहीं समझ पाएंगे।